तुर्की का दौरा हुआ जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या नताइज हासिल कर सकेंगे हम इस दौरे से? कुछ ममालिक थे जिन्होंने बगैर किसी शर्त के पाकिस्तान की जो है वो सपोर्ट की है ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। इसमें हम्म। आज़रबाईजान और तुर्की हम्म। और चाइना जो है वो सर फहरिस्त हैं। पाकिस्तान ने जो अटैक किया है 10 मई को, जो ऑपरेशन बनियान मरसूस था, वो कोई हम्म। उम्मीद नहीं कर रहा था। वो कोई दुनिया में जितने भी आपके ममालिक हैं वो एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि आई थिंक एक स्टेलमेट हो गया 6-7 मई की रात को, और अब पाकिस्तान जो है शायद एस्केलेशन जो है वो फर्दर ना करे। बट पाकिस्तान ने, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी क्लियरली कहा था कि आर्टिकल 51 हम्म। ऑफ द यूएन चार्टर जो है वो हम्म। अपना हक रखते हैं ऐसे एग्रेशन के जवाब देने के लिए, और वो उन्होंने जवाब दिया। तो कोई हम्म। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना स्ट्रांग रिस्पांस। तो आई थिंक ये हम्म। कामयाबी है मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की कि उन्होंने एक अपना रिजॉल्व दिखाया हम्म। है। और आई थिंक इससे आप देखें तो पाकिस्तानियों का ओवरऑल मोराल भी काफ़ी बढ़ा है ओवरऑल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट डॉक्टर खुर्रम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, फॉरेन पॉलिसी पे आप एक्सपर्ट भी हैं और आपके बड़े अच्छे एनालिसिस भी होते हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। सर, आज जो मैं आपको जिस लिए मैंने बुलाया और जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये है कि जब से ये कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और इंडिया का एकदम बढ़ा और जंग की सूरत हाल बनी, उससे बाद नैरेटिव की जंग में इंडिया भी बड़ी कोशिशें कर रहा है और पाकिस्तान भी बड़ी कोशिशें कर रहा है, जिसमें अभी इंडिया अमेरिका में भी उनका डेलीगेशन गया हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान तुर्की में भी गया हुआ है, आर्मी चीफ भी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इन सारी मुलाकातों को आप किस तरह देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका दावत देने के लिए। देखें, ये आजकल की दुनिया जो है वो नैरेटिव की दुनिया बन चुकी है, जहाँ पे हम्म। नैरेटिव की जंग जो है वो शायद ज़्यादा अहमियत रखती है एज़ कम्पेयर टू हम्म। जो एक कन्वेंशनल वॉरफेयर है। हम्म। अगर मैं पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था उससे लेके आज तक हम्म। देखूं तो इस आप डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को दोनों कंट्रीज की तीन हम्म। हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो हम्म। पहला फेज है वो है 22 अप्रैल से ऑनवर्ड्स 6 मई तक, जिसमें दोनों कंट्रीज ने मुख्तलिफ कोशिशें की नैरेटिव बिल्डिंग की। फिर ड्यूरिंग दी कॉन्फ्लिक्ट जो कि 7 मई से 10 मई तक एक जो नैरेटिव बिल्डिंग रही है। और फिर ये तीसरा फेज है जो आपको पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एक सिनारियो मिलेगा, जहाँ पे दोनों कंट्रीज अपने अपना जो बयानिया है वो बाकी ममालिक तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इंडिया ने जो थर्ड फेज है उसके अंदर 7 डेलीगेशंस जो हैं वो तरतीब दिए हैं, और वो तकरीबन 30 से ज़्यादा कैपिटल्स में, वर्ल्ड कैपिटल्स में जाएंगे। पाकिस्तान का डेलीगेशन एक ही डेलीगेशन है, एक टीम है। और अभी तक वो स्पेसिफाइड नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे। आई थिंक अभी तक जो कंफर्मेशंस हैं ऑफिशियली वो ब्रसल्स और यूएस का जिक्र आ रहा है, बट ऑब्वियसली इसमें कुछ ममालिक मजीद शामिल होंगे। और हो सकता है कि वो शायद कुछ दिन तक जो है वो नेक्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली वो विजिट करें। देखिए, मैं कुछ आपको फिगर्स बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो नैरेटिव्स हैं उनका इम्पैक्ट कितना आता है। 22 अप्रैल के बाद से जो एक नैरेटिव की जंग थी उसके अंदर आप देखें तो इंडिया को डेफिनेटली सिंपैथीज ज़रूर मिली हैं जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम का। लेकिन एक जो चीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये कि तकरीबन 72 कंट्रीज़ ने स्टेटमेंट्स जारी की थी वर्ल्ड वाइड पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम करने में। लेकिन किसी एक कंट्री ने भी इसके अंदर एक्सप्लिसिटली पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, जो कि पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी है। किसी ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का टर्म भी यूज़ नहीं किया, विच मीन्स कि अगेन वो जो लार्जली रेफर की जाती है टुवर्ड्स पाकिस्तान। सो एक ओवरऑल नैरेटिव में आई थिंक जो दुनिया है उसकी सिंपैथीज इंडिया के साथ थी, बट वो शायद प्रूफ मांग रहे थे इंडिया से। और आज जब हम तक अभी तक बात कर रहे हैं तो अब तक इंडिया ने कोई ख़ास प्रूफ इसका दिया नहीं है। आप इसको देखें तो अभी तक जो कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने, जो दहशतगर्द थे जिन्होंने वहाँ पे बेगुनाह जाने जो हैं वो उनको कत्ल किया, उन लोगों को अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सके। सो क्लेम्स ये आ रहे हैं कि शायद वो उनमें से कुछ जो है वो भाग गए हैं। अगेन कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ रही हैं, बट
अभी तक किसी को गिरफ्तारी जो है ना वो अमल में नहीं लाई जा सकी। सो एक बहुत बड़ी जो ओनस है जो प्रूफ का, वो इंडिया के ऊपर है कि अभी तक उसने कोई सबूत नहीं दिया। बिल्कुल। और इसी वजह से आप देखें तो जो नैरेटिव में की जंग में आप देखें तो अभी तक जो सिंपैथीज थी वो इंडिया के साथ थी 6 मई तक। लेकिन जो जब इंडिया ने अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, तो उसके बाद जो डिबेट है वो मुख्तलिफ हो चुकी है। डिबेट अब बिल्कुल। बेसिकली एग्रेशन की है, डिबेट जो है वो डिटरेंस की है, न्यूक्लियर डिटरेंस की, कन्वेंशनल डिटरेंस की डिबेट है, और हम्म। फिर सीज फायर की डिबेट है कि किसने सीज फायर करवाया। सो दोनों ममालिक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस नैरेटिव की जो जंग है उसके अंदर भी जो है वो अपनी तौर पर फतह बिल्कुल। जरूर हासिल अच्छा, ये जो बिल्कुल तुर्की का दौरा हुआ जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या नताइज हासिल कर सकेंगे हम इस दौरे से? देखें, ये गुडविल जेस्चर है डेफिनेटली। कुछ ममालिक थे जिन्होंने आई थिंक बगैर किसी जो है वो शर्त के पाकिस्तान की जो है वो सपोर्ट की है ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। इसमें हम्म। आज़रबाईजान और तुर्की और चाइना जो है वो सर फहरिस्त हैं, जिन्होंने हम्म। बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया। हमारे ऑलरेडी चाइना, तुर्की और आज़रबाईजान के साथ एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन जो है वो काफ़ी अरसे से मौजूद है। और आपने हम्म। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे सुना भी होगा कि जिस तरह से तुर्की की जो कॉपरेशन था, जिस तरह से वहाँ की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिसने वो हम्म। फ़ायदा पहुंचाया है। आप याद रखें कि कुछ अर्सा पहले जब आज़रबाईजान की जंग हो रही थी आर्मीनिया से हम्म। नकोरो कराबाख के ऊपर, तो वहाँ भी आपको जो चीज़ देखने को मिली वो मिली कि वहाँ भी बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी की जंग थी। उसमें भी ड्रोन ड्रोन वॉरफेयर थी, मिजल्स वगैरह का भी यूज़ हुआ। तो वहाँ भी ये तीनों कंट्रीज जो हैं वो आपस में बड़े मुत्तहिद थे। पाकिस्तान ने आज़रबाईजान को हम्म। सपोर्ट किया, तुर्की ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आज़रबाईजान को। और वो चीज़ अब आपको रेप्लिकेट होती नज़र आई है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। यहाँ पर भी आपको जो है वो हाई टेक की पहली ये जंग थी जिसके अंदर जो टेक्नोलॉजी वॉरफेयर है वो लड़ते हुए नजर आए हैं, और उसमें आज़रबाईजान और तुर्की ने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया है। तो ये आपको गुडविल जेस्चर के तौर पर एक बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से अहम कदम है कि जिस तरह से हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो सियासी हम्म। हो या अस्करी हो, उन्होंने विजिट किया है, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इकदाम है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो पहलगाम अटैक हुआ उससे बाद जिस तरह आपने बताया कि इंडिया के साथ सिंपैथीज भी थी, लेकिन उससे बाद जब ये दूसरा उन्होंने राफेल के साथ जो अटैक करने की कोशिश की, फिर जिस तरह टेक डाउन किया राफेल्स को, और जिससे बाद वो फ्रांस के जो तैयारे हैं उनकी मतलब कि उनके जो शेयर्स है वो डाउन हुए। ओवरऑल जो जंग की उसमें इंडिया ने बहुत बड़ी शिकस्त नजर आ रही है इंटरनेशनल नैरेटिव में भी और पाकिस्तान ओवरऑल भी। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको इसका जाविया देखना होगा कि जंग बेसिकली, देखें ये जंग जीता कौन या हारा कौन, इसकी मुख्तलिफ डिफिनीशंस हो सकती हैं। हम्म। क्या ये ऑब्जेक्टिव्स किसने अचीव किए, हम्म। किसका ज़्यादा लॉस हुआ, एक पैरामीटर। हम्म। आपको बेसिकली पैरामीटर सेट करने होंगे कि क्या हम्म। ये जंग जो है वो हार जीत जो है वो इकोनॉमिक लॉस के ऊपर है, मिलिट्री के टेक्नोलॉजी के लॉस के ऊपर है, या फिर ये जो जंग है ये ऑब्जेक्टिव्स के जो लॉस है उसके ऊपर है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपको ने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे से एक नैरेटिव, पिछले 7-8 साल से एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि इंडिया जो है वो अब एक थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी, आज ही की खबर है कि वो फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी जो है वो बनने जा रहे हैं। 4 ट्रिलियन से ऊपर उनकी इकॉनमी है। और उनका जो डिफेंस बजट है वो भी अराउंड 9 टाइम्स या 10 टाइम्स हायर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो हर जगह से एक वो एग्रेसिव पोस्चर नज़र आ रहा था, और उसमें कोई ख़ास जो है वो ऐसी जो है वो कन्वेंशनली आपको पाकिस्तान और इंडिया का आपस में कंपटीशन नज़र नहीं आता था अपेरेंटली ऑन पेपर। बट वो चीज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा थ्योरीज जो हैं वो अब ऑब्जेक्टिवली आप देखें तो नलिफाई हुई हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो अटैक किया है, काउंटर अटैक किया है। पहले तो अपना डिफेंस किया, जिस तरह वहाँ से अग्रेशन आया है 6-7 मई की रात को, और जिसमें आपने अभी तैयारों का जिक्र किया कि हमने उनके 5 या 6 तैयारे भी गिराए इंक्लूडिंग राफेल। और इसके अलावा जब फिर काउंटर अटैक किया है 10 मई को, जो ऑपरेशन बनियान मरसूस था,
वो कोई हम्म, उम्मीद नहीं कर रहा था, वो कोई दुनिया में जितने भी आपके ममालिक हैं वो एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि आई थिंक एक स्टेलमेट हो गया 6-7 मई की रात को, और अब पाकिस्तान जो है शायद एस्केलेशन जो है वो फर्दर ना करे। बट पाकिस्तान ने, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी क्लियरली कहा था कि आर्टिकल 51 हम्म, ऑफ द यूएन चार्टर जो है वो हम्म, अपना हक रखते हैं ऐसे एग्रेशन के जवाब देने के लिए, और वो उन्होंने जवाब दिया। तो मेरे ख्याल हम्म, से एक बहुत बड़ा तमाचा था। देखिए पाकिस्तान के पिछले 5-6 साल में जैसे से इकॉनमी का एक बुरा हशर हुआ, या पॉलिटिकल जिस तरह से हमारी एक वीक स्टेट थी ओवरऑल, तो कोई हम्म, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना स्ट्रांग रिस्पांस। तो आई थिंक ये हम्म, कामयाबी है मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की कि उन्होंने एक अपना रिजॉल्व दिखाया है। और आई थिंक इससे आप देखें तो पाकिस्तानियों का ओवरऑल मोराल भी काफी बढ़ा है हम्म। ओवरऑल। बिल्कुल बिल्कुल नाजिर, जिस तरह डॉक्टर खुरम अब्बास साहब का कहना है कि ये अगर इसको हम जंग के पैरामीटर से मापे तो पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, और बड़े जिसे कहते हैं कि स्ट्रेंथ के साथ जवाब दिया था इंडिया को। और इससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सतह पे और इंटरनेशनल दोनों सतह पे पाकिस्तान की जो आर्मी और पाकिस्तान की जो जंगी सलाहियतें हैं उनको एतमाद भी मिला है और उनको सराहा भी गया है। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और डॉक्टर खुर्रम अब्बास को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।